नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और मेरे साथ हैं लतिका, जो कि बहुत दिनों के बाद उनकी वापसी हो रही है। तो लतिका से आज हम तमाम चर्चा करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के बारे में। और जब लतिका आप यहाँ नहीं थे, भारत पहला मुकाबला हार चुका है। सीरीज में हम 0-1 से पीछे हो चुके हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। भुवनेश्वर कुमार ने भी ऐलान कर दिया है कि टीम इंडिया वापसी करेगी। 4 मैच अभी सीरीज में बचे हुए हैं और पंत को करना पड़ेगा पलटवार। तो कैसा होगा टीम इंडिया का पलटवार, देखिए इस रिपोर्ट। पहले मैच में सेटबैक, अब टीम इंडिया करेगी कमबैक। गेंदबाजी फील्डिंग रही बेकार, अब करना होगा पलटवार। पंत के हाथ कमान, देना होगा इम्तिहान। रणनीति में नहीं थी कोई बात, गेंदबाजी में नहीं दिखी धार और फील्डिंग भी रही बेकार। बल्लेबाजी को छोड़ दें तो टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में हर डिपार्टमेंट में पिछड़ी हुई नजर आई, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भी बेशक अच्छी नहीं रही, लेकिन उसने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर हाई स्कोरिंग मैच में भारत को हरा दिया। भारत ने मजबूत शुरुआत और धमाकेदार फिनिश की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बनाए। हालांकि मेहमान टीम साउथ अफ्रीका ने 19.1 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोते हुए 212 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया और भारत के लगातार 13 टी20 मैच जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। नहीं, अभी तक विकेट नहीं देखा जैसे अभी आए हैं हम लोग। तो जैसे आपने बोला कि पहले मैच में बॉलिंग अच्छी नहीं थी, तो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि इस मैच में अच्छी बॉलिंग हो, मैच जीतें और सीरीज़ बराबर करें। अभी 4 मैचेस बचे हैं तो हमारे पास पूरा चांस है सीरीज़ जीतने का। पर जैसे आपने बोला कि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, तो हमें बॉलिंग अच्छी करनी है, बैटिंग वापस वैसे ही कंटिन्यू करनी है। तो अभी मैच है, हमारे पास पूरा चांस है। जो हम अच्छी बैटिंग या बॉलिंग करेंगे तो पूरा मैच जीतने का चांस है हमारे पास। भारतीय टीम को अब इस हार और इस कीर्तिमान तक ना पहुंच पाने की नाकामयाबी को भुलाते हुए पलटवार करना होगा। पिछले मैच में भारत की हार के पीछे कुछ बड़ी वजहों पर नजर डाल लेते हैं। अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल ने जमकर रन लुटाए। भारत की फील्डिंग अच्छी नहीं रही। श्रेयस ने रेसी वेंडर डुसेन का आसान कैच छोड़ा, तब वो 29 रन पर खेल रहे थे। टीम इंडिया को अगर मजबूत वापसी करनी है तो उसे अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार करना होगा। पहले मैच में डेविड मिलर और वेंडर डुसेन ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी। स्विंग के किंग भुवनेश्वर और चतुर स्पिनर चहल भी दोनों के कहर से बच नहीं पाए थे। वहीं मिलर और डुसेन ने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने में माहिर हर्षल की दिशा और दशा बिगाड़ दी थी। भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 10.80 के इकोनॉमी रेट से 43 रन पर एक विकेट लिया था, जबकि चहल ने 2.1 ओवर में 12 के इकोनॉमी रेट से बिना कोई विकेट लिए 26 रन दिए थे। वहीं डुसेन और मिलर ने साउथ अफ्रीका के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी की। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 131 रन की साझेदारी हुई। मिलर ने जहां शुरू से ही किलर अंदाज दिखाया, वहीं डुसेन ने आखिरी ओवर में गियर बदला। दोनों खिलाड़ी पलक झपकते ही मैच को भारत से छीन कर ले गए। मिलर ने 31 गेंदों पर 206 के स्ट्राइक रेट से 64 रन की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे, जबकि डुसेन ने 7 चौकों और 5 छक्कों के दम पर 46 गेंदों पर 75 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। इस सीरीज में भी 4 मैच और खेले जाने हैं। दूसरा टी20 मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा और दोनों टीमें यहां पहुंच चुकी हैं और ट्रेनिंग भी कर रही हैं। बाराबती स्टेडियम की बात करें तो भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। पूर्व भारतीय दिग्गज कप्तान कपिल देव ने इसी मैदान पर अपना 300वां इंटरनेशनल विकेट पूरा किया था। इसके अलावा सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह ने अपना 14वां शतक इसी स्टेडियम में लगाया था। इस मैदान पर टी20 में भारत का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। भारतीय टीम ने अब तक यहां 2 टी20 मैच खेले हैं, उसमें से एक में जीत और दूसरे में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में भारत को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में भारत ने 93 रनों से जीत दर्ज की थी। अनुभवी भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल का भी इस स्टेडियम में शानदार रिकॉर्ड है। 2017 में श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत में भारत की तरफ से युजवेंद्र चहल ने ही 4 विकेट लिए थे। बाराबती स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। तेज गेंदबाजों को जहां उछाल मिल सकती है, वहीं स्पिनर्स के लिए भी पिच अच्छा बर्ताव कर सकती है, यानी बल्लेबाजों का इम्तिहान होगा।
ऐसे में भारत के पास साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। साउथ अफ्रीका फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है और अगर वो दूसरा मैच भी जीत जाती है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। दूसरा मुकाबला है T20 सीरीज का। कल मुकाबला खेला जाएगा और टीम इंडिया को पलटवार करना होगा, वरना सीरीज में टीम इंडिया बैकफुट पर आ जाएगी और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना पड़ेगा। हमारे साथ लतिका है, जो कि कुछ गैप था लेकिन अब लतिका वापस आ गई। तो लतिका, सबसे पहले तो बताइए कैसा लग रहा है आपको क्लीन बोल्ड में आगे? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये शो चल रहा है और मैं चाहूंगी कि दर्शक हमसे जुड़े रहें और आने वाले समय में किस तरह से हम क्रिकेट के लिए हम बातें करते हैं, क्या क्या जानकारियां देते हैं, तो वो भी है। तो मुझे लगता है कि शो काफी सक्सेसफुल हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप टीम इंडिया के लिए लकी होंगी, आप नहीं थी यहाँ पे तो टीम इंडिया पहला मैच हार गई। कमबैक कैसे करना होगा टीम इंडिया? मुझे लगता है रवीश, यहाँ पर टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी उनकी बहुत अच्छी हो रही है, तो आज टॉस बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर कि टॉस लेके अगर पहले वो गेंदबाजी करते हैं तो गेंदबाजों पे जो प्रेशर पिछले मैच में देखा गया वो प्रेशर नहीं रहेगा, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है क्योंकि इस कमबैक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा लतिका, क्योंकि कल जब मुकाबला खेला जाएगा कटक के बाराबती स्टेडियम में और हम देखेंगे कि भुवनेश्वर कुमार की, अभी जो हमने आपको बाइट सुनवाई थी उसमें भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि अभी पिच हमने देखी नहीं है, उसके बाद में हम फैसला लेंगे। आपको लगता है कि कल जब मैच खेला जाएगा तो उसमें प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हो सकता है या टीम इंडिया एज इट इज जाएगी? मुझे लगता है एक या दो बदलाव, एक बदलाव तो जरूर लगता है मुझे बॉलिंग यूनिट में। मुझे लगता है यहाँ पर एक स्पिनर को ऐड किया जा सकता है क्योंकि इस भुवनेश्वर कटक के जो स्टेडियम है यहाँ पर स्पिन को ज्यादा बेहतर मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक आधा बदलाव जरूर देखा जाएगा क्योंकि बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है रवीश, और अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं साउथ अफ्रीका को तो मुझे लगता है कि वहां से काफी अच्छे चांसेस है भारतीय टीम के लिए वापसी करने का इस सीरीज में। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे हमने जो दिल्ली T20 देखा, सारे गेंदबाजों की धुनाई हो गई, क्या साउथ अफ्रीका की टीम के जो खिलाड़ी थे, स्पेशली मैं डेविड मिलर की बात कर रहा हूं, वैन डर डुसेन ने तो ज्यादा मैचेस नहीं खेले, उसके एक्सपीरियंस का फायदा उनको मिल गया कि आईपीएल में जो उन्होंने क्रिकेट खेली थी और आईपीएल में जो फॉर्म हासिल की थी वही इंडिया के ऊपर भारी पड़ गई? बिल्कुल, आईपीएल खत्म होते होते हमने देखा कि डेविड मिलर एक अच्छी फॉर्म में आ चुके थे, लगातार रन बना रहे थे वहां पर, और प्लस फायदा ये रहा कि जो दिल्ली का स्टेडियम है वो थोड़ा छोटा है तो बाउंड्री जो सिक्सेस लगाना काफी आसान है। तो मुझे लगता है यहाँ पर डेविड मिलर का जो रूप हमने अभी पिछले मैच में देखा है, अब यहाँ ये देखना होगा कि आने वाले मैचेस में वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि इन फॉर्म बल्लेबाज और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई भी बॉलर उनको परेशान नहीं कर पा रहा है। तो एक बड़ा सवाल ऋषभ पंत की कप्तानी को लेकर भी उठ रहा है कि शायद ऋषभ पंत की, जहां तक हम बात करते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स को भी अगर हम देखें कि इस बार परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही एज ए कैप्टन, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि शायद अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उतने मैच्योर नहीं है, तो क्या कुछ ऋषभ पंत को सीखना पड़ेगा कप्तानी के नजरिए से? मुझे लगता है रवीश, आईपीएल में ठीक ठाक इन्होंने कप्तानी की है क्योंकि अगर आप दिल्ली को इस लेवल तक लेकर आए वहां पर आईपीएल में तो बिना अच्छी कप्तानी के नहीं आ सकते। उनके बॉलिंग चेंजेस हैं या किस तरीके से उन्होंने चेंजेस किए हैं ऑन फील्ड, किस तरह की प्लानिंग की है, तो वो दिखी और दिल्ली को एक लेवल तक यहाँ पर प्लेऑफ तक वो लेकर आए आईपीएल में। तो मुझे लगता है यहाँ पर जैसे जैसे मैचेस बढ़ेंगे ऋषभ पंत की कप्तानी और निखरती चली जाएगी, और यहाँ पर मैंने हमेशा बोला है रवीश कि कप्तानी तभी अच्छी लगती है जब आपकी यूनिट अच्छा कर रही हो। अगर आपकी यूनिट अच्छा नहीं कर रही है ना तो कप्तान भी थोड़ा खराब दिखता है वहां पर। शायद हम कह सकते हैं कि जहां तक बैटिंग की बात थी, बैटिंग यूनिट की बात थी, वहां तक तो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही, 211 रन आपने बना दिए, लेकिन गेंदबाज जो थे वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। क्या भारत को एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की भी कमी खल रही है? क्योंकि बेशक कप्तानी ना कर रहे हो, चाहे विराट होते या चलिए रोहित शर्मा तो नहीं, केएल राहुल होते, एक सजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी यंगस्टर के लिए जो कप्तानी कर रहा है। बिल्कुल, जब गेंदबाज कर रहे हैं गेंदबाजी और वहां पर आपके पास इतने एक्सपीरियंस बॉलर अभी नहीं है, अभी वो इंडिया के लिए खेलना शुरू है, चाहे आवेश खान की बात करें, हर्षल पटेल की बात करें, लेकिन आईपीएल में ये अच्छा करते हुए आए हैं तो यहाँ उम्मीद की जा रही है इनसे कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दे। लेकिन सीनियर प्लेयर्स जब आते हैं आपके साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं सुझाव दिए जाते हैं कि आप इस ओवर में ये बॉल डालिए, आपके सामने बल्लेबाज ऐसा है, तो वहाँ काफ़ी मदद मिलती है बॉलर्स को। तो हो ये चीज़ें जो है ना रवीश, एज अ टीम कभी कभी थोड़ी खलती हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो हमें इंडिया का जो जीत की तरफ का पलड़ा है ना वो भारी दिखेगा। एक चीज और भी है यहाँ पे लतिका की, जो हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका एज ए यूनिट खेल रही है, लेकिन भारत में बहुत सारे चेंजेस हो गए, और इनफैक्ट अगर आप पहला ही मैच देखें तो केएल राहुल जिन्होंने कप्तानी करनी थी वो बाहर हो गए, कुलदीप यादव जो कि शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा होते वो बाहर हो गए, तो सेटअप शायद
बेटर सेटअप के साथ साउथ अफ्रीका की टीम है और इंडिया की टीम जो है वो अभी जेल होना उसको बाकी है। कह सकते हैं रवीश यहाँ पर, क्योंकि एक तैयारी के साथ इंडियन टीम यहाँ आई थी, एक तैयारी के साथ उनका सिलेक्शन हुआ था, केएल राहुल को कप्तानी दी गई थी एक सोच के साथ, तो काफ़ी चीज़ें जो उनके तरीके से हुई नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतना टाइम आप आईपीएल खेले हैं, आपने दूसरी टीम से भले ही खेला है, लेकिन क्रिकेट आप अच्छा खेल के आ रहे हैं, तो डेवलप होने में इतना समय लगना नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ बात यह है कि आप उस मैच में उस दिन किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं वो डिपेंड करता है रवीश। तो अब जो कल मैच होने वाला है उसमें ये देखना होगा कि टॉस एक महत्वपूर्ण रहेगा, उसके बाद वो किस तरह से बॉलिंग करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि रोज एक जैसा दिन नहीं होता, हर दिन एक नया दिन होता है प्लेयर्स के लिए। तो ये देखना होगा कि कल किस आग के साथ, किस भूख के साथ भारतीय बल्ले, ये आग तो जो है ना ये लगानी पड़ेगी, मतलब बल्लेबाजी की जहां तक बात है, गेंदबाजी की जहां तक बात है। लेकिन अगर हम फर्स्ट T20 की बात करें तो 211 रन भारत ने बनाए थे और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया कंफर्टेबली इस मैच को जीत सकता है। बहुत देर तक मैच जो था वो भारत की पकड़ में भी था, लेकिन वैन डुसेन एंड डेविड मिलर दोनों ने बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की और भारत को मैच से बाहर कर दिया। गेंदबाजी भारत का एक कमजोर पहलू रहा है और भुवनेश्वर कुमार ने भी कहा कि शायद हमें इसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्या इंप्रूवमेंट टीम इंडिया कर सकती है और किस तरीके से गेंदबाजी में हमें और जोश दिखाना पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट। गेंदबाज करेंगे वार, टीम इंडिया का होगा बेड़ा पार। पहले खाई पिटाई, अब करनी होगी भरपाई। पंत रणनीति बनाएंगे, गेंदबाज रंग लाएंगे। टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 T20 टीम, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने पस्त हो गई। भुवनेश्वर कुमार स्विंग के किंग, पर डुसेन के आगे धराशायी हो गए। युजवेंद्र चहल फिरकी के जादूगर, लेकिन मिलर ने धो दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुनाई हुई कि उनकी दिशा और दशा दोनों बिगड़ गई। गेंदबाजों ने इतने रन लुटाए कि 212 का विशाल लक्ष्य भी मामूली सा हो गया और अब भारतीय गेंदबाजों को होश में आना होगा और दूसरे मैच में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। नहीं, अगर और बॉलर्स नहीं है तो मेरा जो टारगेट पहले रहता था, जो फोकस पहले रहता था, उससे कोई डिफरेंट नहीं है अभी। जो मेरी जॉब है पावर प्ले में बॉलिंग करनी होती है वो, और या बाद में जो बॉलिंग करनी होती है वही मेरा रोल है और वही अभी भी फोकस है। बट हाँ, जैसे अभी और सीनियर बॉलर्स नहीं है या नए बॉलर्स है, तो कोशिश करता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, जो ऑब्वियसली हर कोई करता है, या और बॉलर से बात करने की, जितनी भी मैं हेल्प कर सकता हूँ उतनी हेल्प करने की। बट हाँ, फोकस वही है कि हर मैच में अच्छी बॉलिंग हो, जितना इंप्रूव कर सके वर्ल्ड कप में जाने से पहले, तो वही कोशिश जनरली रहती है। भारत ने पहले मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत 211 रन बनाए थे। भारत का ये 20वीं बार 200 से ज्यादा का स्कोर था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इस विशाल लक्ष्य को भी पौना बना दिया। मेहमान टीम ने महज 19.1 ओवर में 212 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत के खिलाफ किसी टीम ने 12वीं बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया। वहीं साउथ अफ्रीका ने दूसरी बार भारत के खिलाफ 200 से ज्यादा का स्कोर चेज किया। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। हार्दिक अपनी आईपीएल की गेंदबाजी फॉर्म इंटरनेशनल मैच में नहीं दिखा पाए। वहीं अनुभवी स्पिनर चहल भी आईपीएल की तरह यहां अपनी फिरकी का जादू नहीं दिखा सके। इसके अलावा पावर प्ले और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने में माहिर भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल भी रन नहीं बचा सके। हालांकि अवेश खान ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को थोड़ी बहुत चुनौती जरूर दी। हार्दिक ने सिर्फ 1 ओवर डाला और 18 रन खर्च कर दिए। वहीं चहल ने 2.1 ओवर की गेंदबाजी में 12 के इकोनॉमी रेट से बिना कोई विकेट लिए 26 रन खर्च किए, जबकि भुवनेश्वर और हर्षल ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 10.80 के इकोनॉमी रेट से 43 रन दिए और मिला एक विकेट। वहीं आवेश ने 4 ओवर में 8.80 की इकोनॉमी रेट से 35 रन दिए। गेंदबाजों के इस प्रदर्शन से साफ है कि कप्तान ऋषभ पंत और टीम मैनेजमेंट को गेंदबाजी पर खासा ध्यान देना होगा। वहीं गेंदबाजों को भी रणनीति बनानी होगी और उस पर अमल करना होगा। गेंदबाजी शुरू से ही भारतीय टीम की कमजोर कड़ी रही है। ऊपर से इस टीम में कई युवा गेंदबाज हैं जिन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है। ऐसे में भुवनेश्वर और चहल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो फ्रंट से गेंदबाजों को लीड करें और ऐसी परफॉर्मेंस दें जो टीम की जीत का कारण बने। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया।
तो पहले मैच में तो गेंदबाजों की बड़ी धुनाई हुई, सिर्फ हमारे नहीं साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की भी धुनाई हुई, लेकिन टीम इंडिया को अगर पलटवार करना है, टीम इंडिया को अगर कम बैक करना है तो गेंदबाजों को जो अपनी रफ्तार है और जो धार है उसको सही रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम दूसरा मैच हारे तो फिर बैकफुट पर टीम इंडिया चली जाएगी और ऐसा फैंस को बर्दाश्त नहीं है। तो क्या करना होगा अब लतिका? अभी जो हमने गेंदबाजी देखी पिछले मैच की, उसमें सबका इकोनॉमी रेट 10 से ऊपर था। सिर्फ अगर हम बात करें अवेश खान की, उनकी गेंदबाजी ठीक रही, लेकिन सारे गेंदबाजों को ऑफ डे। देखिए इतना क्रिकेट ये साथ में खेल चुके हैं, आईपीएल के दौरान भी इतना क्रिकेट साथ में खेल चुके हैं, तो जो बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका के, उनकी कहीं ना कहीं खामियां जरूर पता होगी और उस पर वो काम भी कर रही होगी इंडियन टीम, इंडियन बॉलर्स। तो मुझे लगता है कि कल के मैच में वो प्लान करके उतरना चाहिए कि किस लाइन और लेंथ पे उनको गेंदबाजी की जाए, किस तरीके से उनको परेशान किया जाए, वेरिएशंस का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रवीश, यहाँ पे प्लानिंग के साथ उनको उतरना पड़ेगा और वो प्लानिंग के हिसाब से ही आपको बॉलिंग करनी होगी। और फील्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है मैच में हमेशा। अगर आप अच्छी फील्डिंग करते हैं, कहते हैं ना रवीश, कैच लेंगे तो मैच जीतेंगे, तो मुझे लगता है जब आपको ये मौका मिले तो आपको ग्रैब करना पड़ेगा। अगर पिछले मैच की तरह अगर आप कैच छोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वही बल्लेबाज आपको सरदर्द दे सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि बॉलिंग के साथ साथ आपकी फील्डिंग यूनिट में उतनी ही इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उतनी अच्छी होनी चाहिए रवीश। लाइन लेंथ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरह से किस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि युजवेंद्र चहल को हमने अक्सर देखा है रवीश के वो हमेशा किस तरह से ललचाते हैं बल्लेबाजों को, किस तरह से अपने जाल में फंसाते हैं। कल वो युजवेंद्र चहल हमें दिखाई नहीं दिया पिछले मैच में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो युजवेंद्र चहल को बाहर आना पड़ेगा। जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने आईपीएल में की है, यहाँ पे आवेश खान अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन और धार उनको अपनी गेंदबाजी में लाना पड़ेगा। हर्षल पटेल हैं, डेथ ओवर्स में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक। तो वो चीज़ें जो है ना रवीश, धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले मैच में वो हमें ज़रूर दिखाई देगी। भुवनेश्वर ने भी बोला है कि हमें गेंदबाजी में इम्प्रूवमेंट दिखानी, और एज अ सीनियर प्लेयर वो इस रोल को बेहतर समझ भी रहे हैं कि मुझे किस तरह से ये जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं इनको किस तरह से मदद करनी है, मैच के बीच में इनको किस तरह से सलाह देनी है, कहाँ बॉल डालनी है, कैसे करना है। तो ये अगले मैच में रवीश जरूर देखने को मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बॉलिंग यूनिट। लतिका, आप कह रहे थे कि स्पिनर्स का रोल वहाँ पे बहुत अहम हो सकता है। आपने भी इतनी क्रिकेट खेली है कटक के बारामती स्टेडियम में, क्या पेस बॉलर से ज्यादा स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पिच पर? या जैसा हम दिल्ली में भी हमें लगता था कि स्पिनर्स को हेल्प मिल सकती है, बट जो ट्रैक बना था वो बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक था और उसमें बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज हो गया था। मुझे लगता है कि दिल्ली का वेदर अलग है रवीश यहाँ पर, और हम भुवनेश्वर कटक की बात करें तो वहाँ का वेदर अलग है, तो ड्यू फैक्टर वहाँ पे आ सकता है एक, तो इसलिए टॉस बहुत जीत कर पहले फिर फील्डिंग, और वहाँ पर अगर आप स्पिनर, यस बिल्कुल, वहाँ की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा मदद करती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी यूनिट में एक स्पिनर और जोड़ लें जो बल्लेबाजी भी करते हो, हुड्डा ऑप्शन है एक अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा इंडियन टीम के लिए कि दबाव डाल सकते हैं। युजवेंद्र चहल अगर अपनी बॉलिंग उसी तरीके से करेंगे तो जरूर परेशान करेंगे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को। एक चीज हम देखी पिछले मैच में, अवेश खान थे, हर्षल पटेल थे, भुवनेश्वर कुमार थे और हार्दिक ने भी एक ओवर कराया था तो 18 रन को पड़ गए थे। कोई चांस बन सकता है उमरान मलिक का? क्योंकि फैंस डिमांड कर रहे हैं कि एक पेस बॉलर होना चाहिए। हालांकि रवि शास्त्री कह रहे हैं कि अभी तो भैया उनको वनडे खिलाइए, टेस्ट खिलाइए, फिर वर्ल्ड कप खिलाइए, बट मैं पर्टिकुलरली सेकंड T20 की बात करूं, क्या उनके लिए कोई चांस बन सकता है? रवीश, मुझे लगता है कि अभी उनके एक्सपीरियंस की कमी है और किस तरह से वो प्रैक्टिस में क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट को देखना होगा कि वो मैच के लिए तैयार हैं या नहीं है। इस वक्त वो मैच में उतर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर हाँ प्रैक्टिस में अगर मैनेजमेंट को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो कोई बुराई नहीं है उनको अगला मैच खिलाने में। चलिए, क्रिकेट की दुनिया में वैसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो जो चीजें हो रही है ना उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्या क्या बड़ी चीज हो रही है। और शुरुआत आईपीएल से करते हैं कि आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेकर क्या हलचल है, वो आपको बताते हैं। तो अगले 5 साल के लिए आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए नीलामी 12 जून को शुरू होगी। इस बीच 2 बड़ी कंपनियों के नीलामी की होड़ से बाहर होने की जो खबर है वो सामने आई है। ऐसे में दूसरे बिडर्स के लिए रास्ता साफ हो गया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने मीडिया राइट्स के लिए बड़ी बोली की उम्मीद जताई है। बात अब पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 120 रन से हरा दिया। इसी के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी ले ली है। पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम और सलामी बल्लेबाज इमामुल हक ने अर्धशतकीय पारियां खेली, जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज ने 4 और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3 विकेट लिए।
पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम अपनी एक हरकत को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दूसरे मैच में फील्डिंग के दौरान विकेट के पीछे थ्रो पकड़ने के लिए विकेटकीपर के दस्ताने का इस्तेमाल किया, लेकिन अंपायर को यह नागवार गुजरा। अंपायर ने नियम के तहत बाबर को ग्लव्स उतारने के लिए कहा और वेस्टइंडीज को पेनल्टी के रूप में 5 रन दे दिए। इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का अभियान समाप्त हो गया। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन शुक्रवार को अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच हार गए। सिंधु को जहां थाईलैंड की रत्नाचोक इटानॉन ने सीधे गेम में हराया, वहीं लक्ष्य सेन को दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी चीन के चाओ तिन चेन ने पराजित किया। तो बैडमिंटन के मैदान से तो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कटक में टीम इंडिया ही किंग बने। तो फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।